हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेंट्री का जो सेकंड लेक्चर है आपका, ठीक है। मतलब लेक्चर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ सब जाकर देख लेना, ठीक है। तो लिंक 1 में हम लोगों ने जो आपका लेक्चर फर्स्ट उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री कोई भी ऐसा गुड्स होता है, कोई भी ऐसा सामान होता है जिसको कोई भी आदमी उसको स्टोर करके अपने पास रख लेता है, ताकि जब फ्यूचर में उसका यूज़ हो, मतलब ज़रूरत पड़े तो उसको वो यूज़ कर सके या तो उस चीज़ को सेल कर सके, ठीक है। तो ये कोई भी सामान हो सकता है इन्वेंट्री, ठीक है, जिसको आप फ्यूचर में आप यूज़ करने के लिए या सेल करने के लिए एक्स्ट्रा होल्ड करके रख लेते हो। फिर हम लोग देखा था कि इसका पर्पस क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को वहाँ पे समझाया था कि अगर इन्वेंट्री मेरा ज़्यादा अमाउंट में रहेगा किसी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में, अगर रॉ मटेरियल रहेगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस चलेगा। या तो अगर कहीं पे डिस्काउंट वगैरह अगर ज़्यादा मिलता है तो हम लोग एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज़ कर लेते हैं। या फिर जो रिलेशन होता है मार्केट में कस्टमर के बीच में और सेलर के बीच में, वो एक अच्छा रेपुटेशन बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सारे पर्पस थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री जो सामान जो गुड्स आप अपने पास होल्ड करके रखोगे तो क्या वो फ्री में मिलेगा? अरे भैया नहीं मिलने वाला, मतलब उसमें कुछ पैसे भी लगेंगे भैया, मनी लगने वाला है। तो हम लोग वही समझने वाले हैं कि इन्वेंट्री जो होता है, हम लोग जो ऑर्डर करते हैं फिर उसको ख़रीदते हैं, फिर ख़रीद कर लेकर आते हैं, फिर उसको कहीं पर रखते हैं, तो इतना कुछ करने में उससे कौन कौन से कॉस्ट उससे रिलेटेड होता है, इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं। तो इन्वेंट्री का जो कॉस्ट क्लासिफाई किया गया है, एक हो गया परचेज कॉस्ट, डिटेल में समझेंगे, ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट। अब एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जिससे हम लोग समझ जाएंगे सारे कॉस्ट के बारे में। आप यहाँ पर है, ठीक है, आप क्या हो, कस्टमर हो या किसी एक कंपनी के मालिक हो, आपको ए प्रोडक्ट चाहिए और यहाँ पर मान लो आप किसी कंपनी के मालिक हो और यहाँ पे मान लो कोई प्रोडक्शन सिस्टम हो, हाउस है या कोई प्रोडक्शन सिस्टम है जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट ए जो है बनता होगा, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा होगा या तो प्रोडक्शन यहाँ पे इसका हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये तो दिमाग में रहेगा ना कि भैया जो ए वाला जो प्रोडक्ट है वो मुझे 100 क्वांटिटी में ख़रीदना है कि 1000 ख़रीदना है कि 10,000 ख़रीदना है, ये तो फिक्स रहेगा अगर वो क्वांटिटी में गिना जाएगा तो आपने सबसे पहले फिक्स करेगा कि आप सबसे पहले फिक्स करोगे कि मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए। तो ये आदमी बोलेगा ठीक है, अगर 100 क्वांटिटी चाहिए आपको तो हर एक क्वांटिटी का भैया प्राइस होता है कि सपोज उसने बोल दिया कि एक क्वांटिटी का प्राइस है 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो 100 क्वांटिटी का प्राइस हो जाएगा 1000। तो आप जो ये बंदा जो एक प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो बना रहा है, तो सबसे पहले आप उसको ख़रीदने में जो पैसा वहाँ पे उसको देने वाले हो, उस कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, परचेज कॉस्ट। मतलब जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दोगे, यहाँ पे 100 लोगे या 100 से ज़्यादा लोगे, 1000 2000, तो उतना ही आपका ये कॉस्ट बढ़ने वाला है। तो ये आपने तो यहाँ पे 100 कॉस्ट का चलो आपने पेमेंट कर दिया, क्या कर दिया आपने, पेमेंट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, अभी इस आदमी के पास ये प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे, ये जो प्रोडक्ट ए है क्या आंख बंद करके इससे खरीदोगे? नहीं, आप क्या बोलोगे कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट ए है तो मुझे ये बताओ कि इसकी क्या क्वालिटी सही है, ठीक है। मतलब आप इससे क्या करोगे, आप इससे कांटेक्ट करने वाले, इस बंदे से आप क्या करोगे, कांटेक्ट करोगे खरीदने से पहले, ठीक है। क्या कांटेक्ट करोगे, आप उससे बात करोगे कि ठीक है, कि अगर मान लो आपकी कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो आप टेंडर भी निकाल सकते हो, या तो इस बंदे से जब ये मान लो इसने टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब कि आपको जिस रेट में चाहिए था ये रेट मान लो इसने ये देने के लिए रेडी हो गया, तो आप इससे फिर क्या करोगे, इससे बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद आप इससे क्या करने वाले हो, आप इसको पूछोगे कि भैया क्या क्वालिटी सही है कि नहीं है। तो क्वालिटी के लिए बोलेगा ठीक है, आपको 100 यूनिट चाहिए तो मैं आपको 10 यूनिट आपको भेज दे रहा हूँ। 10 यूनिट क्या भेज दे रहा हूँ, सैंपल के लिए। मतलब आप 10 यूनिट का अगर क्वालिटी सही रहेगा तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 यूनिट का जो बंडल मेरे पास आने वाला है उसकी भी जो क्वालिटी रहेगी वो क्या रहेगी, वो भी शानदार रहने वाली है, ठीक है। तो अब
स्टार्टिंग में जो 100 यूनिट खरीद रहे हो और हर एक यूनिट का जो 10 रुपया प्राइस था, तो ये तो परचेजिंग कॉस्ट हो गया। लेकिन अब परचेज जैसे मान लो ये सब कुछ फुलफिल हो गया, ठीक है, कि ये बोला कि क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो अब इस कॉस्ट को भैया हमें खरीद के अपने पास लाना भी तो है। तो लाओगे कैसे भैया? इसको हमको लाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन से लाना पड़ेगा। मतलब ये आपको या तो रेल से लाना पड़ेगा या तो ट्रक से लाना पड़ेगा, हैवी व्हीकल से लेके लाना पड़ेगा। तो अब आपको जो कॉस्ट यहाँ पे आने वाला है, ये कॉस्ट जो लग रहा है, इस कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट में आपका जो आपने टेंडर निकाला था, जो इंस्पेक्शन करने के लिए जो आप लोगों ने 10 सैंपल भेजा था उसमें जो खर्चा आया, ये जो कम्युनिकेशन आप उससे कर रहे थे उसमें जो खर्चा आ गया, तो ये ऑर्डर कॉस्ट क्या करेगा कि जितना नंबर ऑफ ऑर्डर आप ज़्यादा करोगे तो उतना ये कॉस्ट बढ़ने वाला है। तो ये समझ में आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ पे जो ऑर्डर करके जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के पास हेल्प से आपके पास जो आने वाला है, आप उसमें जो कॉस्ट लगने वाला है उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। सेटअप कॉस्ट क्या होता है आगे समझेंगे हम लोग फिर। अब मान लो कि ये प्रोडक्ट ए आपके पास 100 यूनिट आ गया, तो अब आप इसको क्या करोगे? रोड पे रख दोगे? अरे नहीं भैया, रोड पे नहीं रखना है, इसको हमें स्टोर हाउस में रखना पड़ेगा। मतलब एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा किराए के लिए, उस किराए को लेने के बाद वहाँ पर मुझे रेंट देना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उठाना पड़ेगा, वहाँ पर वॉचमैन भी रखने पड़ेंगे अगर भैया आसपास चोर वाला इलाका रहेगा तो, ठीक है। तो इतने सारे कॉस्ट जो आपको यहाँ पे लग रहा है, इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। मतलब 100 से अगर जितना ज़्यादा क्वांटिटी लाओगे तो भैया और जगह बड़ा होगा, मतलब जितना ज़्यादा क्वांटिटी होल्डिंग कॉस्ट उतना बड़ा। और जितना टाइम तक रखोगे, अगर 6 महीने के लिए रख रहे हो, 12 महीने के लिए रख रहे हो, तो जितना टाइम बढ़ेगा तो ये होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट और बढ़ने वाला है। तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। बाकी ये 2 कॉस्ट अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो परचेज कॉस्ट क्या होता है? परचेज कॉस्ट वो कॉस्ट हम होता है जो इन्वेंट्री को परचेज करने में लगता है, ठीक है। और ये कॉस्ट जो है डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, बल्क में खरीद रहे हो या कितना 100 पीस खरीद रहे हो या 100 पीस खरीद रहे हो। तो ये जो परचेजिंग कॉस्ट अगर हम लोग को निकालना रहेगा तो कि नंबर ऑफ यूनिट की कितना यूनिट हम लोगों ने परचेज किया और एक यूनिट का प्राइस कितना है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हम लोग को परचेजिंग कॉस्ट निकल के आ जाने वाला है। फिर अभी मैंने आपको समझाया है कि आपने चलो खरीद लिया, लेकिन ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब आपका जो इन्वेंट्री जो आइटम है भैया ये अभी आउटसाइड में है, ठीक है। अब इसको ब्रिंगिंग लाना है, मतलब लेकर आना है विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम। अपना जो प्रोडक्शन अगर हो रहा होगा, अगर उसके लिए अगर आपने कोई भी आइटम को ऑर्डर किया हुआ है तो उसको अपना प्रोडक्शन हाउस के अंदर लेके आएगा, तो उसमें जो कॉस्ट आपको लग रहा है उसको आप लोग क्या बोल रहे हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हो। और ये जो कॉस्ट होता है इसमें इंक्लूड होता है आपने अगर टेंडर निकाला होगा या प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो भी प्रोसेस हो रहा होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या जैसे मैंने अभी आइटम ए को लेके एग्जांपल को लेके समझाया था, आप लोग आपस में कम्युनिकेट करोगे, कुछ पेपर वर्क करने वाले हो, इंस्पेक्शन के लिए अगर मान लो आपने कुछ आइटम को मंगवा लिया है, और ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट आएगा ये सारा कॉस्ट एक साथ मिलके ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। और ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है कि आपने कितना ऑर्डर किया हुआ है और एक ऑर्डर को करने में भैया कितना पैसा खर्च हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखो, अभी मैंने आपको जो समझाया था कि आइटम ए मान लो किसी कंपनी को चाहिए तो ये प्रोडक्शन सिस्टम से यहाँ से मंगवा रहा था, लेकिन सपोज़ करो ना कि ये जो आप आइटम ए बाहर से जो मंगवा रहे थे, आप क्या कर रहे हो, बाहर से नहीं मंगवा रहे हो, आपके घर में भैया प्रोडक्शन सिस्टम है, मतलब ये आप घर पे खुद प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट ए को, तो भैया उसके लिए मुझे प्रोडक्शन सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे होंगे, मतलब जो भी मशीन्स वगैरह जो रहेगा उसको हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोग को अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपने पहले बनाया होगा कुछ प्रोडक्ट, फिर ख़त्म हो गया होगा तो इस प्रोडक्शन सिस्टम को बंद कर दिया होगा, फिर जब आइटम ए की रिक्वायरमेंट आपको होने लगा तो आपने बोला कि चलो ठीक है इस प्रोडक्शन सिस्टम को फिर से स्टार्ट किया जाए, तो उस टाइम जो भी कॉस्ट उससे रिलेटेड लगता है उसको बोलते हैं क्या? सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट क्या होता है कि जो आपका इन्वेंट्री जो आइटम आप मतलब बना रहे थे अपने इंटरनली, मतलब अपने खुद के पास जो बना रहे थे, तो शट डाउन को ब्रिंग करना मतलब स्टार्टिंग करना है, तो अगेन इनटू स्टार्टिंग पोजीशन अगर उसको लाना पड़ेगा तो उसके लिए जो कॉस्ट होता है उसको बोल देते हैं सेटअप कॉस्ट। ये आपका उस मशीन्स वगैरह का मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है, जो प्रोडक्शन मैनेजर रहेगा उसको एक शेड्यूल चार्ट वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका रॉ मटेरियल वगैरह बाहर से मंगवाना पड़ेगा, वर्कर को अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसको, और टूल इक्विपमेंट में जो भी खर्चा आने वाला है। तो भैया कि कितना बार आप मान लो सिस्टम में सेटअप कर रहे हो और कॉस्ट पर सेटअप कितना लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा टोटल सेटअप कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है।
फिर होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, आपको मैंने अभी समझाया कि होल्डिंग का मतलब ये होता है पकड़ के रखना, होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट। तो ये वो कॉस्ट होता है जो एसोसिएट होता है स्टोर करके रखना या कीप करना या मेंटेन करना किसी भी इन्वेंट्री को किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में। तो अगर ये जो कॉस्ट होता है, ये कौन कौन सा कॉस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट कि भैया जो आपने स्टोर करके जिस बिल्डिंग के अंदर रखा होगा, ठीक है, उसको हैंडल करना पड़ता है भैया कि ख़राब हुआ, ख़राब हो गया कि नहीं हो गया, अगर डैमेज हो रहा तो वो कॉस्ट भी आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में रहेगा तो आपको उसको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया अगर बिल्डिंग मतलब अगर इंटरेस्ट कॉस्ट भी अगर मान लो अगर आपको पे करना पड़ रहा उस प्रोडक्ट के लिए तो वो भी आपको इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो कॉस्ट होता है ये डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी और कितना पीरियड के लिए आप लोग इसको रख रहे हो। अगर क्वांटिटी बढ़ गया और पीरियड मतलब कितना टाइम के लिए, ठीक है, तो ये होल्डिंग कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है। तो होल्डिंग कॉस्ट को भी निकालते हैं कैसे, एवरेज इन्वेंट्री फॉर ए पीरियड। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। एवरेज मतलब कि मान लो कि अभी मेरे पास कुछ इन्वेंट्री मतलब नहीं है तो जीरो, और किसी टाइम मान लो मेरे पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आ गया तो भैया जीरो प्लस मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर मान लो एम इन्वेंट्री है तो 0+m/2 ये क्या हो गया, एवरेज इन्वेंट्री। समझ रहे हो, जो सिंपल हम लोग एवरेज निकालते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि जो एवरेज इन्वेंट्री आप कितना पीरियड के लिए रख रहे हो और 1 यूनिट को रखने के लिए मतलब जो कॉस्ट लग रहा है कितना टाइम तक। जैसे कि मान लो कि 1 यूनिट है तो मैंने बोला कि 1 यूनिट को 10 रुपया पर यूनिट पर ईयर लग रहा है। तो ये क्या हो गया कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना लग रहा है और कितना एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल्डिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होता है, मान लो कि ये जो प्रोडक्ट ए था, फर्स्ट केस था कि आप बाहर से मंगवा रहे थे, सेकंड केस था कि खुद बना रहे थे। मान लो अब ये ए क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्टेज हो गया और भैया आपने ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर करने के बाद मान लो कि ऑर्डर करते करते आपके हाथ में इन्वेंट्री नहीं आ जाता, आपके पास नहीं आ जाता, इसको आने में भैया ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में टाइम लगता है। उसी टाइम को हम लोग कौन सा टाइम बोलते थे, लीड टाइम बोलते थे, जिसको डिलीवरी टाइम भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लो जब मेरे पास ये शॉर्ट हो गया उस टाइम कोई कस्टमर मेरे पास आया और बोला कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट ए चाहिए, ठीक है, और आप क्या बोलोगे, भाई मेरे पास ये नहीं है। तो नहीं है मतलब ये कस्टमर चला गया। अब मान लो कि अगर सपोज़ ये प्रोडक्ट ए रहता और कस्टमर आके उसको ख़रीदता तो मुझे क्या होने वाला था, प्रॉफिट होने वाला था। तो ये प्रॉफिट मेरे पास साथ हुआ नहीं हुआ। तो भैया इसी को हम लोग बोलते हैं कि शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट की इन्वेंट्री नहीं रहने के कारण कितना मेरा कॉस्ट का लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट होने वाला था। तो उससे जो कॉस्ट रिलेटेड होता है उसी को बोल देते क्या, शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट। तो ये सिंपली इसका मीन्स क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, की अगर जो इन्वेंट्री जो है जो अब्सेंस हो रहा है और उससे कितना लॉस मेरा एसोसिएट हो रहा है जिसको आप सर्व नहीं कर पा रहे हो किसी भी कस्टमर को, तो उस कॉस्ट को हम लोग शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट बोल देते हैं। ये इंक्लूड होता है या तो जो प्रॉफिट पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस हो गया आपके पास, गुडविल मतलब एक आपका जो मार्केट में रेपुटेशन बना हुआ तो वो भी आपका मान लो ख़राब हो गया। अगर मान लो शॉर्टेज हो गया तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्च देके जल्दी मंगवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप एक स्पीड पोस्ट करते हो एक नॉर्मल पोस्ट करते हो, अगर जल्दी मेरे को करना पड़ेगा तो स्पीड पोस्ट कर दूंगा तो उसमें कॉस्ट भैया बढ़ जाएगा। या तो जो बंदा आप खरीदने के लिए आएगा दोबारा आपके पास उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये सारा कॉस्ट होता है शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू शॉर्ट, कितना नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट कर गया है और 1 यूनिट को शॉर्ट करने में कितना कॉस्ट उससे रिलेटेड है, तो उसको बोल देते हैं क्या, शॉर्टेज कॉस्ट। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं इन्वेंट्री के। तो फर्स्ट आपने देखा परचेज कॉस्ट क्या होता है, फिर ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट समझा आपने, फिर होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, फिर उसका शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट, ये सब कुछ हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग का वीडियो रहेगा तो इन सारे कॉस्ट को कैसे आप मतलब न्यूमेरिकली कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सब कुछ अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो नोट्स जो है भैया वीडियो से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ कि सर कुछ अगर आपको इम्प्रूव, मेरे को अगर आप सजेशन देना चाहते हो कि सर हाँ ये चीज़ आप इम्प्रूव करो तो भैया ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मेरे को भी समझ में आएगा कि जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ भैया वाकई में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।